हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपनी का मीनिंग को डिस्कस किया था और साथ में ये भी डिस्कस किया था कि कंपनी को अच्छे से समझने के लिए कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस। कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हमेशा कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन के बाद ही होता है। चूंकि कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद होता है, वो भी एक्ट के थ्रू, लीगल एक्ट के थ्रू, इसलिए आफ्टर रजिस्ट्रेशन इसे एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है और ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप बिजनेस के जैसा वॉलेंट्री नहीं होता है, ये कंपलसरी है, करवाना ही है। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन इसे एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। और एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिलते ही ये एक सेपरेट पर्सन के जैसा काम कर सकते हैं। जिस तरह से एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस को रन करने के लिए जो कुछ भी काम कर सकते हैं, कंपनी भी अपने नाम से आर्टिफिशियल पर्सन होने के नाते वो सारे कामों को कर सकते हैं। जैसे कि एसेट को परचेज करना, बैंक में अपने नाम पे अकाउंट ओपन करना, अपने नाम से लोन लेना, लोन का रीपेमेंट करना। इवन एक कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर तक भी बन सकते हैं। यानी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के साथ साथ एक आर्टिफिशियल पर्सन भी बनके तैयार हो गया आफ्टर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। जैसा कि पहला 2 पॉइंट को डिस्कस करने के समय ही हमने कहा कि कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हो सकती है और रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 1956 के रूल्स के तहत और ये कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी अपने अस्तित्व में आती है, यानी कि काम स्टार्ट होते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि कंपनी का मीनिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अगर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप जैसा बिजनेस को छोड़ करके बड़ा बिजनेस करने के लिए कंपनी का फॉर्म को अपनाए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसमें कि कंपनी अगर लॉस में रन करती है, यानी बिजनेस अगर लॉस में रन करती है, तो सारे लोन्स का रीपेमेंट करने के लिए बिजनेस में मौजूद एसेट्स का यूज होता है और अगर ये एसेट कम पड़ जाए तो बिजनेसमैन का प्राइवेट एसेट भी यूज हो सकता है और इसी प्रॉब्लम का नाम है अनलिमिटेड लायबिलिटी। बट ये फर्स्ट टाइम है जिसमें बिजनेस करते हुए भी हम लोग अनलिमिटेड लायबिलिटी नाम के प्रॉब्लम को ओवरकम कर चुके थे। यानी लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड कहाँ तक? लिमिटेड यानी एक सीमा तक, जहाँ तक या जितना तक एक इंसान ने कंपनी का शेयर्स को परचेज किए हैं। तो यहाँ एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कंपनी नाम के इस बिजनेस के पास पूंजी का सारा पैसा शेयर्स के थ्रू आता है और ये शेयर्स क्या है डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट अभी छोटा सा इसका मीनिंग हम लोग दे देते हैं। एक बिजनेस का यानी एक कंपनी का टोटल पूंजी को छोटे छोटे पीसेस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और इस एक एक
पीस का नाम शेयर्स रखा जाता है। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में पूंजी इन्वेस्ट करने वाले का नाम ओनर हुआ करता था, यानी बिजनेस में जो पूंजी लगाते हैं वही ओनर होते थे, वही प्रॉफिट या लॉस का हकदार होते थे। यहाँ भी सेम चीज़ है, पूंजी का ही नाम शेयर्स हो गया। टोटल कैपिटल को छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा था। इतना बड़ा कैपिटल का अमाउंट कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए देना संभव नहीं था, इसलिए हम लोगों ने पूंजी को ही छोटे छोटे पीसेस में बांट लिए और इन्हीं पीसेस को हम लोग जनरल पब्लिक में बेच दिए और इसके थ्रू जो पैसे आए यही कंपनी का पूंजी बन गया। छोटे पीसेस में सपोज करते हैं कि मेरे कंपनी का एक एक शेयर्स का वैल्यू 10 रुपीज़ है, ओके, और ए नाम के एक आदमी ने 100 पीसेस परचेज किए, 100 शेयर्स खरीदे और मेरा एक एक शेयर्स का वैल्यू है 10 रुपीज़। तो कितना पैसा पेमेंट करना है? 1000, ओके। तो ए नाम के इस शेयर होल्डर, जिस किसी ने भी शेयर खरीदा उसका नाम शेयर होल्डर, तो ए नाम के शेयर होल्डर का कंपनी के प्रति लायबिलिटी कितना हुआ? 1000 का। यानी कंपनी को कभी अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम भी होता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ए से 1000 से ज़्यादा पैसा कभी भी क्लेम नहीं किया जाएगा। अगर इसमें से कुछ पैसा अनपेड रह जाते हैं, सपोज 1000 में ओनली वो 900 रुपीज़ पेमेंट करके रखें तो 100 रुपीज़ हम क्लेम कर सकते हैं, बट 1000 से ज़्यादा अमाउंट हम उससे कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। यानी कंपनी के प्रति ए नाम के इस शेयर होल्डर का लायबिलिटी 1000 तक लिमिटेड है। यानी यही रीज़न है कि कंपनी के नाम के साथ हम लोग लास्ट में लिमिटेड वर्ड का यूज़ करते हैं और यही वो बिजनेस का फॉर्म है जिसमें बिजनेस के ओनर आराम से बिजनेस को कर सकते हैं इस प्रॉब्लम या इस बोझ को लिए बगैर कि अनलिमिटेड लायबिलिटी नाम का प्रॉब्लम कभी भी आ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन यानी कभी ना मिटने वाला अस्तित्व। इंग्लिश में एक पोएम है द ब्रूक करके, जिसमें नदी का दोनों किनारा कहता है द मैन में कम द मैन में गो बट आई विल गो ऑन फॉर एवर। यानी इंसान के आने या जाने से नदी के धारा में या प्रवाह में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नदी का दोनों किनारा वैसे ही रहते हैं, खाली लोगों का आना और जाना रहता है जिससे वो प्रभावित नहीं होते हैं। इसी पोएम का इस 2 लाइन को परपेचुअल सक्सेशन में भी यूज किया जाता है। द मैन में कम यानी द शेयर होल्डर में कम द शेयर होल्डर में गो बट कंपनी में गो ऑन फॉर एवर। यानी कंपनी के एग्जिस्टेंस पे शेयर होल्डर के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेयर होल्डर कभी भी आ सकते कभी भी जा सकते, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स बहुत इजीली एक से दूसरे के हाथ में ट्रांसफर हो सकते हैं। यानी परपेचुअल सक्सेशन का कहना है कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके ओनर से डिफरेंट है। कंपनी के ओनर के आने या जाने से, शेयर होल्डर के आने या जाने से एग्जिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ता है। यही रीज़न है कि कंपनी के शेयर्स बहुत इजी ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंट्रोल एंड ओनरशिप, ओनरशिप डिफरेंट चीज़ है और कंट्रोल डिफरेंट चीज़ है। जबकि हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस में यही जानते थे, बिजनेस के ओनर ही बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं,
बिजनेस का सारा कंट्रोल उनके हाथ में होता है एंड प्रॉफिट एंड लॉस पाने का वो हकदार होते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का हकदार तो होते हैं बट कंट्रोल डिफरेंट रहता है, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल को इतने छोटे पीसेस में बांट दिए हैं, इतने लोगों में इसे हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट या सेल कर दिए हैं। इतने लोग अगर ओनर बन के सामने खड़े हो जाए तो कंपनी आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाएंगे। यानी बहुत ज़्यादा अगर ओनर हो जाते हैं तो उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंपनी के ओनर का दर्जा अलग रखा गया और कंपनी को कंट्रोल करने का, कंपनी को चलाने का एक डिफरेंट फॉर्म बनाया गया, जिसमें हम लोग कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर इसके होल एंड सोल ओनर हो सकते हैं। यानी कि जो भी मेजर डिसीजंस होंगे वो कंपनी के डायरेक्टर लेंगे, बट फिर भी मैनेजिंग डायरेक्टर भी अकेले नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स के हाथ में भी बहुत सारे पावर्स होते हैं। ये सब लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बस इतना जानते हैं, ओनर यानी शेयर होल्डर है, बट शेयर होल्डर सारे शेयर होल्डर मिलकर कंपनी को नहीं चलाते हैं। उनमें से जिनको हम इलेक्ट करते हैं बेस्ट पर्सन को, वो लोग मिलकर के बिजनेस को चलाते हैं। मेजर डिसीजंस को वही लोग लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है कॉमन सेल। अभी तक हम लोग जितना भी डिस्कस किए उसमें हम लोगों को ये समझ में आया कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने के साथ साथ आर्टिफिशियल पर्सन है। वो अपने हक का सारा काम खुद कर सकते हैं अपने नाम पे, बट फिर भी आर्टिफिशियल पर्सन है, इसके पास अपना हैंड नहीं है। यानी काम शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्टेड पर्सन, यानी जो सबसे बेस्ट पर्सन को हम लोग चूज करके रखेंगे उसे हम लोग मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में रखें। मेजर डिसीजंस वो लेंगे, काम वो करेंगे, बट नाम कंपनी का होगा। इसलिए हम लोग मुहर कंपनी के नाम का ही लगाएंगे। और ये कॉमन सील लास्ट है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसमें कि ये क्लियर होता है, कंपनी के नाम से सारे चीज़ों को करने के बावजूद भी कंपनी का अपना हाथ नहीं है। इसलिए कॉमन सील के थ्रू अपना मौजूदगी को वो दर्शाते हैं। ओके, थैंक यू।